नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है मलबे से परे का सच। जी हां, जब भी कोई युद्ध छिड़ता है तो इतिहास की किताबों में उसे सबसे पहले खोई हुई जानों, उजड़े हुए परिवारों, अनाथ हुए बच्चों और मलबे में तब्दील हो चुके आलिशान मोहल्लों या कस्बों के आंकड़ों के रूप में दर्ज किया जाता है। ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जिन्हें कैमरे देख सकते हैं, जिन्हें अखबार छाप सकता है, लेकिन युद्ध का एक और चेहरा भी होता है, एक ऐसा जानलेवा और खामोश चेहरा जिसे अक्सर हेडलाइंस में जगह नहीं मिलती है। यह है युद्ध से होने वाला प्रदूषण। एक ऐसा अदृश्य जहर जो बम धमाकों के धुएं से के साथ शहरों पर छा जाता है, जो नदियों के बहते पानी को एसिड में तब्दील कर देता है, उपजाऊ मिट्टी को बंजर और जहरीला कर देता है। और सबसे भयानक बात, यह तबाही गोलीबारी और लड़ाई खत्म होने के बाद दशकों तक चलती है, आने वाली नस्लों की सेहत को चुपचाप से निगलती रहती है। ईरान में चल रहे इस विनाशकारी युद्ध के मामले में भी बिल्कुल यही हो रहा है। मिसाइलों के फटने और रणनीतिक ठिकानों के तबाह होने के बीच इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा पर्यावरणीय टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है जो इंसानी वजूद के लिए सीधे तौर पर एक महासंकट बन चुका है। आज हम उस अदृश्य जहर की पड़ताल करेंगे जो इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी सदियों तक रहने वाली है। आसमान में जहर, वायु प्रदूषण और टॉक्सिक प्लूम्स। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से है। इसकी जमीन पर मौजूदा तेल रिफाइनरियां, पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स और डिपो इस युद्ध के सबसे पहले और सबसे बड़े निशाने पर बने हैं। जब मिसाइलें इन ठिकानों से टकराती हैं तो आग लगती है, तो वो सिर्फ बुनियादी ढांचे को नहीं जलाती, लाखों बैरल कच्चा तेल, रासायनिक उत्पाद जब हफ्तों तक अनियंत्रित होकर जलते हैं तो आसमान में टॉक्सिक प्लूम्स यानी जहरीले धुएं के विशाल बादल बनते हैं। इस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे घातक पार्टिकुलर मैटर 2.5 और भारी धातुएं शामिल होती हैं। ये जहरीले बादल केवल ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। मध्य पूर्व की तेज हवाएं इस प्रदूषण को पड़ोसी देशों जैसे इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और यहां तक कि दक्षिण एशिया के कुछ देशों तक फैला रही है। आज तेहरान से लेकर इस्फहान तक के शहरों में हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। अस्पतालों में सांस के मरीज, गंभीर अस्थमा, फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित बच्चों की कतारें लंबी होते जा रही हैं। जो लोग बमों के छर्रों से बच गए, वे आज इस जहरीली हवा के कारण अपने ही घरों में धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक युद्ध के दौरान वायु प्रदूषण का यह स्तर आगामी सालों में फेफड़ों के कैंसर और दिल की बीमारियों के मामलों को कई गुना बढ़ा सकता है। मिट्टी और पानी का कत्लेआम, रासायनिक प्रदूषण, युद्ध का जहर सिर्फ आसमान तक नहीं रुकता। जो धुआं सिर्फ ऊपर जाता है वो अंततः एसिड रेन के रूप में नीचे मिट्टी और पानी पर वापस बरसता है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट सीधे तौर पर जमीन पे हो रहे केमिकल कॉन्टेमिनेशन का है। सैन्य वाहनों की आवाजाही, फटे हुए हथियारों का मलबा और क्षतिग्रस्त फैक्ट्रियों से रिसने वाले केमिकल सीधे तौर पर ईरान के सीमित जल स्रोतों से मिल रहे हैं। जरा सोचिए, इस क्षेत्र में पानी पहले से ही बेशकीमती और दुर्लभ संसाधन रहा है, अब रही सही कसर इस युद्ध ने पूरी तरह कर दी है। पानी के भूमिगत स्रोत और लेड, मरकरी और डिप्लीटेड यूरेनियम जैसे अत्यंत खतरनाक तत्वों से दूषित हो रहे हैं। जब यह दूषित पानी कृषि भूमि में जाता है तो मिट्टी की जैविक संरचना हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। भारी धातुएं फसलों के जरिए इंसानी फूड चेन में प्रवेश करती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आज जो जहर इस जमीन पे बोया जा रहा है,
जमीन में बोया जा रहा है उसे कल यहाँ के बच्चे अपने भोजन के रूप में खाएंगे। यह मिट्टी और पानी का एक ऐसा कत्लेआम है जिसे दोबारा ठीक कर होने में सदियों का समय लग सकता है। आने वाली पीढ़ियों पर वॉर यानी स्वास्थ्य का दीर्घकालिक संकट इतिहास गवाह है कि युद्ध की सब क्रूर मार वो नहीं है जो आज दिख रही है, सबसे क्रूर मार वो है जो आने वाले कल में दिखती है। हम पहले वियतनाम में एजेंट ऑरेंज के विनाशकारी प्रभावों को देख चुके हैं। हम ईरान के फालूजा में देख चुके हैं कि कैसे युद्ध के सालों बाद पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर जन्मजात विकृतियां पाई गई। आज ईरान में भी ठीक उसी त्रासदी की भूमिका लिखी जा रही है। सैन्य विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स जैसे आरडीएक्स और टीएनटी और हथियारों के जलने से निकलने वाले डाइऑक्सीन मानव शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। डॉक्टरों और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि इस प्रदूषण के कारण महिलाओं में मिसकैरेज की दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। सबसे डरावना पहलू है जेनेटिक म्यूटेशन। ये जहरीले तत्व इंसानी डीएनए को इस कदर प्रभावित करते हैं कि युद्ध समाप्त होने के 10 या 20 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे वे जन्मजात बीमारियों, अंगों की कमियों या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ पैदा हो सकते हैं। युद्ध के रणनीतिकार अपनी मेज पर बैठकर जीत और हार के नक्शे बनाते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उनकी एक मिसाइल किसी अजन्मे बच्चे के भविष्य को हमेशा के लिए अपाहिज बना रही हैं। आने वाले समय में पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती जब भी यह युद्ध थमेगा, चाहे वो किसी संधि से हो, सैन्य जीत से हो या वैश्विक दबाव से हो, दुनिया सोचेगी कि संकट टल गया, तेल की कीमतें शायद फिर से सामान्य हो जाएं, शेयर बाजार फिर से संभल जाएं, तबाह हुए इमारतों की जगह कंक्रीट के नए ढांचे भी खड़े कर दिए जाए। लेकिन पर्यावरण की इस तबाही का पुनर्निर्माण कैसे होगा? हवा में घुले हुए उस जहर को कैसे वापस खींचा जाएगा जो लाखों फेफड़ों में बैठ चुके हैं? उस मिट्टी को कैसे शुद्ध किया जाएगा जो आगामी पीढ़ियों को बीमार बनने के लिए अभिशप्त हो चुकी है? ईरान का यह संकट पूरी दुनिया के लिए एक कड़वी चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि आधुनिक युद्ध केवल दो सेनाओं या दो देशों के बीच नहीं लड़े जाते। ये युद्ध इस धरती और इसकी प्रकृति और इसके समूचे इकोसिस्टम के खिलाफ लड़े जाते हैं और इस जंग में कोई भी पक्ष विजेता नहीं होता है। प्रकृति जब अपनी तबाही का हिसाब मांगती है तो उसकी कीमत दोनों तरफ के इंसानों को अपनी सेहत और अपनी औलादों की जिंदगी को देकर चुकानी पड़ती है। समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध की विभीषिका को केवल सैनिकों और हथियारों के चश्मे से देखना बंद करें। जब तक हम युद्ध के इन अदृश्य और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों को वैश्विक विमर्श के केंद्र में नहीं लाएंगे, तब तक हम इंसानी सभ्यता को इस आत्मघाती रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। मलबे साफ किए जा सकते हैं, लेकिन जहरीली हो चुकी सांसों का कोई विकल्प नहीं होता है। कमेंट में जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।